सॉरी, अपने क्लास पिछले क्लास थी वो किसी कारण से बीच में ही स्टॉप हो गई थी, तो अपन दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कि मैं आपको वुंड डेhiscence बता रहा था कि जो वुंड डेhiscence होता है ना, वो क्या होता है कि टांकों का खुल जाना, ये वुंड डेhiscence कहलाता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपको एक टांका दिख रहा है, ये टांका खुल गया, आपको ये टांका दिख रहा होगा, एक मिनट, आपको ये टांका दिख रहा है, ठीक है, और ये टांका अभी खुला है, तो जो टांका खुलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेhiscence, क्या बोलते हैं, डेhiscence, ठीक है। कि टाका स्प्लिट हो गया है, खुल गया है, उसको बोलते हैं डेhiscence। लेकिन इतना है कि जो इंटरनल ऑर्गन है, वो अब स्किन का बैरियर है, वो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर से कट हो चुका है। ये अपन को देखने को मिल रहा है कि जो स्किन का बैरियर है, वो इंटरनल ऑर्गन के ऊपर से कट गया है, इन्फेक्शन आसानी से जा सकता है। अपन को कहीं ना कहीं इमरजेंसी में या कहीं ना कहीं हमको उसको तुरंत कोई एक्शन लेना होगा, ठीक है। जबकि एक केस होता है एविसरेशन। एविसरेशन में क्या होता है कि जो टांका खुला है ना आपका, जो टांका खुला है, उसमें से जो अंदर का ऑर्गन होता है, जो अंदर का इंटरनल ऑर्गन होता है, वो उस टांके से बाहर प्रोट्रूजन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एविसरेशन। और जो एविसरेशन होता है वो एक तरह की सर्जिकल इमरजेंसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब जो इंटरनल ऑर्गन है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ गए हैं और यहाँ से इन्फेक्शन लगने के बहुत चांस होते हैं। तुरंत आप सर्जन को कॉल करो कि तुरंत इमरजेंसी आई है। यदि आप थोड़ा सा भी लेट हो गए तो इंटरनल ऑर्गन है, वहां पे पैथोजन ही पैथोजन पहुंच जाएंगे, पेशेंट को बुरी तरह इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होकर वो सेप्सिस क्रिएट कर सकता है। कहीं ना कहीं जो ऑर्गन है वो नेक्रोटाइज हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। आप जल्दी से आके उस एरिया को क्लोज करो, तो तुरंत सर्जन आएगा और उसको क्लोज करेगा, ठीक है। अपन क्या क्या इसमें करना होगा ये सब अपन देखेंगे। डेhiscence में आपको क्या करना है, एविसरेशन में अपन को क्या करना है, और ये कितनी खतरनाक प्रॉब्लम है जो कि इमरजेंसी बन जाती है। क्लियर है बात? तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वुंड डेhiscence। एक चीज और बता देता हूँ कि जो डेhiscence होता है, एविसरेशन है, ये कॉमनली अपन को एब्डोमेन सर्जरी है, एब्डोमेन पे जो कट देखने को मिलते हैं, एब्डोमेन साइड पे अपन को कॉमनली ये डेhiscence और एविसरेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? कि जो एब्डोमेन की जो वॉल होती है उस पे फैसिया का इतना सपोर्ट नहीं होता, इतनी मजबूती का उन पे सपोर्ट नहीं होता, इसलिए अपन को ये एब्डोमेन वाले एरिया पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, पहला वुंड डेhiscence अपन पढ़ रहे हैं, तो वुंड डेhiscence के बारे में अपन लिखते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ द सूचर लाइन। तो सूचर लाइन है वो स्प्लिट स्प्लिट मतलब कि सेपरेट हो जाती है, अलग टाके खुल जाते हैं, इसको पर क्या होता है, वुंड डेhiscence बोलते हैं। तो या तो स्प्लिटिंग बोल दो, स्प्लिटिंग, या आप बोल दो सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ सूचर लाइन। जो सूचर लाइन का जो सेपरेशन होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वुंड डेhiscence बोलते हैं। और ये कॉमनली अपन को 6 to 8 डेज पे देखने को मिलता है, जो पोस्ट ऑफ डे 6 होता है या डे 8 है, इनके बीच में अपन को कॉमनली ये देखने को मिलता है, ठीक है। सुनो ये क्या होता है इसका रीजन। देखो अपन को जब भी ये देखने को मिलेगा, डेhiscence देखने को मिलेगा, वो कब देखने को मिलेगा, जब आपके जो नए नए ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो बंध के स्ट्रेंथ ना मिल जाए, उससे पहले ही देखने को मिलेगा। एक बार यदि टिश्यू में स्ट्रेंथ आ गई, और स्ट्रेंथ कैसे आते हैं कि जब वहां पे कोलेजन टिश्यू बन जाते हैं, कोलेजन टिश्यू बनने के बाद में उन टिश्यू में स्ट्रेंथ आ जाती है, और स्ट्रेंथ एक बार आ जाती है उसके बाद में वो टाके नहीं खुलेंगे। तो जो टाके खुलते हैं वो कॉमनली स्ट्रेंथ के आने से पहले खुलते हैं, मतलब कि जो आपके ग्रेनुलेशन फेज में कोलेजन सिंथेसिस होने लगता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल से कोलेजन सिंथेसिस होने लगता है, उससे पहले ही हमको ये क्या देखने को मिलते हैं, डेhiscence के चांस देखने को मिलते हैं। मतलब डेhiscence के चांस कब देखने को मिलेंगे, बिफोर कोलेजन, कोलेजिनेज या कोलेजन, बिफोर कोलेजन स्ट्रेंथ। कोलेजन की स्ट्रेंथ आती है उससे पहले ही हमको क्या देखने को मिलते हैं, डेhiscence के चांस देखने को मिलते हैं। मतलब कि उस टाइम बहुत ज्यादा चांस होते हैं, एकदम कोलेजन सिंथेसिस होते हैं उससे पहले बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कौन सी फेज में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, यूजुअली इन कौन सी फेज होती है जब कोलेजन सिंथेसिस होता है, कौन सी फेज है वो, प्रोलिफरेटिव फेज। मतलब कि वो प्रोलिफरेटिव फेज है, उसमें नए नए ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं जो कमजोर होते हैं, उनके वही वही इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, वही उसके खुलने के चांस होते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज में सबसे ज्यादा चांस होते हैं किसके, वुंड डेhiscence के चांस होते हैं। क्लियर ये बात आपको समझ में? अब नेक्स्ट लिखो कि जो वुंड डेhiscence की मैंने ये भी बताई थी कि जो कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है, एब्डोमेन साइट। जो एब्डोमेन साइट की जो सर्जरी होती है, जैसे अपेंडिक्स का हो गया, कोलेस्टेक्टमी होगा, उनमें डेhiscence, उनमें टाके खुलने के सबसे ज्यादा हमको चांस देखने को मिलते हैं। तो डेhiscence कॉमनली सीन इन कौन से साइट पे, एब्डोमिनल साइट। जो हमको डेhiscence है वो कॉमनली एब्डोमिनल साइट पे देखने को मिलता है, बिकॉज
दो कारण है। एक तो कारण है कि लेस फेसिया एंड टेंडन सपोर्ट, यहाँ पे बहुत कम टेंडन होते हैं, बहुत कम फैसिया होता है, उनका सपोर्ट बहुत कम होता है, इसलिए एक तो ये कारण है। दूसरा, यहाँ पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। आप खांसते भी हो, आप छींकते भी हो, आप यदि कॉन्स्टिपेशन हुआ और आप स्टूल पास करने में भी थोड़ा जोर लगाते हो, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और उन टाके को खुलने का चांस बढ़ जाते हैं। तो आप लिख सकते हो मोर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण भी ये एब्डोमिनल साइड पे एब्डोमिनल साइड मोस्ट कॉमन साइट होती है डेहिसेंस की, मतलब कि मोर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का मतलब कि आपकी कफिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग और कोई भी तरह की स्ट्रेनिंग, तो कोई भी तरह की स्ट्रेनिंग देखने को मिलती है, कफिंग देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट है, जो टाके हैं, उनको खुलने के क्या चांस बढ़ जाते हैं। समझ में आया इतना? अब सपोज करो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके टाके खुल सकते हैं। तो अपन यदि कोज की बात करें कि कौन कौन से कोज हैं जिनकी वजह से हमको ये टाके खुलने की समस्या देखने को मिल सकती है, तो आप लिखो कोज पे। अपन कोज की बात करते हैं कि किन किन कारणों से हमारे टाके हैं वो खुल सकते हैं। पहला तो मैंने बताया आपको, यदि पेट की सर्जरी हुई है, पेट पे यदि कोई टाके है और वहां पे आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब बहुत तेजी से आप छीके हो या बहुत तेजी से आपने बहुत हैवी लिफ्ट कर दिया हो, मतलब उस एरिया पे आपने प्रेशर बढ़ाया, तो एक तो वो कारण हो सकता है कि वो टाके खुल जाए। तो पहला तो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होना, तो इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पहला कारण तो ये। दूसरा, मैंने बताया था कि यदि कहीं कहीं पे वुंड का इन्फेक्शन हो जाता है, तो मैंने बताया था कि जब इन्फेक्शन हो जाता है, शुरू में ही मैंने बताया था कि एक पेशेंट है, उसको अपन ने डिस्चार्ज कर दिया था और वो 8-9 दिन बाद दोबारा आया कि मेरे टाके खुल गए हैं, मेरे जो जो टाके मेरा जो घाव था उसमें कहीं ना कहीं मवाद पड़ गई है, पस पड़ चुका है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, दर्द हो रहा है और उस इन्फेक्शन की वजह से वो टाके हैं वो भी खुल चुके हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, उसको दोबारा ओपीडी में बुलाता है, उसको साफ करता है और दोबारा सूचरिंग लगाता है। नॉर्मली अपने ये करते हैं, 7-8 दिन बाद कोई पेशेंट इस कंडीशन को लेके आता है, हम दोबारा उसको पूरे घाव को साफ करते हैं, उसमें इवन कुछ डॉक्टर को जेंटामाइसिन या अमिकामाइसिन होता है, उसको डायरेक्ट इंजेक्शन को पटकते हैं वुंड पे, है ना, ताकि बैक्टीरिया मर जाए, और उसके बाद कोई अच्छा सा ऑइंटमेंट लगा के बीटाडीन से साफ करके दोबारा सूचरिंग करते हैं। ऐसी सूचरिंग जो 7-8 दिन बाद की जाती है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी सूचरिंग, मतलब कि पेशेंट को दोबारा सेकेंडरी सूचरिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस केस को अपन बोलते हैं इन्फेक्शन की वजह से भी डेहिसेंस हो सकता है। क्लियर है बात? और तीसरा कारण तो होता है कि यदि आपने सूचरिंग ही यदि आपने अच्छी तरह नहीं करी, लूज सूचरिंग करी है, तो वो सूचरिंग तो 1 या 2 दिन बाद खुलनी खुलनी होती है। यदि आपने अच्छे से सूचर करके गांठ नहीं बांधी, नॉट अच्छी तरह नहीं बनाई, तो वो 1 या 2 दिन बाद खुलनी खुलनी होती है। तो ये भी कारण हो सकता है पुअर सूचरिंग। ठीक है, यदि आप सूचरिंग अच्छे से नहीं करते तो भी वो डेहिसेंस का कारण बन सकता है। अब मान लो कोई पेशेंट आया आपके पास डेहिसेंस के साथ, तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। मैनेजमेंट, यदि डेहिसेंस से कोई क्वेश्चन आता है तो या तो ये पूछा जाएगा कि डेहिसेंस होता क्या है, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसको आप मैनेज किस तरीके से करने वाले, तो समझना है ना। एक पेशेंट है, आप आईसीयू में वर्क कर रहे हो और सर्जिकल आईसीयू में आप काम कर रहे हो। ठीक है, सपोज करो सर्जिकल आईसीयू में आप काम कर रहे हो, पेशेंट के टाके खुल चुके हैं, पेट की सर्जरी हुई थी इसकी अपेंडिक्स की। ठीक है, अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी, उसका पेट के टाके खुल चुके हैं और आपको जो कोलोन है, आपको जो इंटेस्टाइन है वो दिख रही है, आपको इंटेस्टाइन क्लियर अंदर दिख रही है। अब आप क्या करोगे? पहली चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो क्या क्या सकता है। ठीक है, आप सपोज करो आप वेट कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, रेजिडेंट से मेरी लड़ाई हो गई है, मैं उनको बताऊंगा भी नहीं, तो पेशेंट उस लड़ाई के चक्कर में मर भी जाएगा। ठीक है, क्या होता है उसमें, यदि आपका कट है और आपको इंटेस्टाइन दिख रही है, मतलब कि इंटेस्टाइन कहीं ना कहीं एयर का एक्सपोज कर दिया है, तो पहली चीज तो इंटेस्टाइन है वो तुरंत क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नॉर्मल मॉइस्ट रहती है ना, इंटेस्टाइन भी रहती है, नॉर्मल क्या रहती है, गीली रहती है, उनमें क्या रहती है, मॉइस्चर रहता है। यदि वो एयर के कांटेक्ट में आएंगी तो वो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, उनमें ड्राइनेस आ जाएगी, और ड्राइनेस होने के कारण वो इंटेस्टाइन है वो खराब हो जाएगी। पहला रीजन तो ये। दूसरा क्या हो सकता है, वो एयर के एक्सपोज में है, एनवायरमेंट के एक्सपोज में है, मतलब कि इन्फेक्शन लगना ही लगना है, इन्फेक्शन लगना ही लगना है, इसलिए बहुत जल्दी इमरजेंसी में आपको उस टाके को कवर करना है, दोबारा टाके लगाने हैं। यदि आपने ये सोचा कि मेरी तो रेजिडेंटों से लड़ाई हो रही है, मेरी रेजिडेंटों से नहीं बनती, मैं नहीं बता रहा, वो खुद आके देख लेंगे, तो पेशेंट को कहीं ना कहीं काफी नुकसान हो सकता है।
समझ में आ गई ये बात? तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, जो अब मैं बता रहा हूँ उसको 5 स्टार मार्किंग लगा लेना कि आपको क्या करना है। समझ लेना, सब कुछ भूल जाना, इस बात को मत भूलना कभी। सबसे पहले जो एरिया आपको एक्सपोज एरिया दिख रहा है ना, एक गोज पीस लेना अच्छा खासा, या गोज पैड ले लेना। उसको स्टराइल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदा है। मान लो आपने गंदा ही लगा दिया उस पे, तो इन्फेक्शन तो आपने ऑटोमेटिक नहीं दे दिया। एयर से जाए या ना जाए वो तो बात की बात है, आपने खुद ने उसमें इन्फेक्शन पहुंचा दिया। ठीक है, तो आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं करना कि आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं करना कि मैं नॉर्मल गंदा सा गोज पीस लगा, स्ट्राइल गोज पीस लेना, उसको गीला करना। गीला क्यों करना? क्योंकि अपन को ड्राईनेस से भी बचाना है, उसको थोड़ा मॉइस्ट एनवायरनमेंट देना है, तो हमको वो NS 0.9% NS में उसको शो करना है स्ट्राइल गोज पीस को, और उसको कवर कर देना है। जब तक सर्जन आके उसको क्लोज ना कर देगा, सर्जन आके 10-15 मिनट में सर्जन आने वाला होगा, आपने कॉल कर दिया सर्जन को, सर्जन आने वाला होगा, लेकिन जब तक सर्जन नहीं आ रहा, जब तक उसको ड्राईनेस से और इन्फेक्शन से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे बचाओगे? एक स्टेराइल गोज पीस लेना, उसको उस पे कवर कर देना। ठीक है, तो इन्फेक्शन से बच जाएगा वो, दूसरा वो ड्राईनेस से बच जाएगा। तो आपका पहला काम क्या है? कवर, कवर इंटरनल ऑर्गन या वुंड साइट। जो वुंड साइट है या इंटरनल ऑर्गन है, उसको कवर करना है, कवर विद किससे? स्टेराइल वेट गोज पीस। अब गोज पीस जो आपने गीला करा है, ये भी मत करना कि जो यहाँ पे आप हाथ धोते वॉश बेसिन से गीला करना है, क्योंकि वॉश बेसिन के पानी है उसमें तो पहले ही बैक्टीरिया है। किससे करोगे? शोक विद स्टेराइल NS। जो NS होते हैं, स्टेराइल NS होते हैं, उससे आपको शोक करना है और उस एरिया को कवर करना है, जिससे वो ड्राइनेस से भी बचेगा, साथ के साथ वो किससे बच जाएगा? ड्राइनेस से तो बचेगा, साथ के साथ वो ड्राइनेस के साथ आपके इन्फेक्शन से भी बच जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको पता है कि उस जगह वो टाके टूटे क्यों है? टाके टूटने का मेन कारण था इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ना। तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है? ऐसी पोजीशन देनी है जिस पोजीशन में आपका पेट है वो लूज रह सके। अब सपोज करो कोई इंसान लेटा हुआ होता है, सो रहा होता है, तो उसके पेट में खिंचाव ज्यादा रहता है, जबकि वो सेमी फाउलर पोजीशन में उठ जाता है तो उसके पेट में जो खिंचाव होता है वो कम हो जाता है। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो पेट का जो खिंचाव होता है, वो सेमी फाउलर पोजीशन में कम होता है। इसलिए हमको पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है? सेमी फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को देने वाले हैं। तो कौन सी पोजीशन दोगे पेशेंट को? सेमी फाउलर पोजीशन दोगे। क्यों? बिकॉज डिक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। सेमी फाउलर पोजीशन में जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम पेशेंट को इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम करने के लिए सेमी फाउलर पोजीशन देने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसको हम आईवी फ्लूइड देंगे, कहीं ना कहीं उसको आईवी फ्लूइड देंगे। और आपको पता है कि उसके टाके खुल गए हैं, तो पेशेंट को कहीं ना कहीं पेन भी हुआ होगा। ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स भी दे देंगे। और वुंड को मजबूत करने के लिए, अर्ली हीलिंग के लिए, जो नॉर्मल चलता ही है, पेशेंट को विटामिन सी देंगे, पेशेंट को आप प्रोटीन डाइट दोगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ठीक है, और हो सकता है जिंक 20 या जिंक 10 भी आप दे सकते हो। आप एक लिंसिफ 500 दे दो, आप प्रोटीन डाइट बोल दो, मतलब कि एग्स के लिए बोल दो, और जिंक 20 के लिए बोल दो। इस तरह से वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। बाद में सर्जन आ ही रहा है, 10-15 मिनट में सर्जन आएगा, गोज पीस को हटाएगा, ओटी में पेशेंट को लेके जाएगा, और दोबारा वो सेकेंडरी सूचरिंग कर देगा, दोबारा उसको पैक कर देगा, इंटरनल ऑर्गन सेफ रहेंगे। लेकिन आपने शुरू में उसको गोज पीस से कवर नहीं करा, जब तक सर्जन आएगा, जब तक तो वो इंटेस्टाइन है बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, नेक्रोटाइज हो जाएगी, डिवाइटलाइज्ड हो जाएगी आपकी इंटेस्टाइन है, और पेशेंट को कहीं ना कहीं बुखार, शोक में चल जाएगा। सब इसलिए आपकी एक लापरवाही की वजह से हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, जो आपको समझ में आ गया होगा, वुंड एविसरेशन। ये भी हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, लेकिन अपन एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वुंड एविसरेशन, तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा कि डेहिसेंस में तो ओनली जो आपका वुंड था वो खुला था, लेकिन एविसरेशन और खतरनाक कंडीशन है। इसमें जो इंटरनल ऑर्गन है वो उस वुंड से, उन जो जहां से कंप्लीट डेहिसेंस है उससे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो अपन इसको लिख सकते हैं, प्रोट्रूजन, एक मिनट, प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम इंसिजन, या अपन बोल सकते हैं इंसिजन बोल सकते हो, या वुंड डेहिसेंस।
जो वुंड डेhiscens है वहां से क्या निकल गए, इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर निकल गए हैं। ठीक है, और ये एक तरीके की क्या है, सर्जिकल इमरजेंसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। ये एक तरह की सर्जिकल इमरजेंसी हो जाती है, तुरंत आप सर्जन को कॉल करके बुला लो, वरना आपकी इंटेस्टाइन है, आपका इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, वो उसकी डेथ हो सकती है इंटरनल ऑर्गन की, और पेशेंट है वो सेप्सिस में जा सकता है। क्लियर हुई इतनी बात। यूजुअली आपको ये भी पता है कि यूजुअली जो एविसरेशन करता है वो मैंने बता दिया कि मेनली एब्डोमेन पे ही होते हैं, टाके टूटने की समस्या वो एब्डोमेन में होती है, गैस्ट्रो सर्जरी में ही होती है। और जो गैस्ट्रो सर्जरी में हो रही है तो गैस्ट्रो सर्जरी में अंदर से कौन सा ऑर्गन आएगा, अंदर एक ही ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, विशालकाय ऑर्गन है, वो एक ही है, इंटेस्टाइन। तो यूजुअली जो एविसरेशन होता है वो किसका होता है, इंटेस्टाइन का ही होता है। तो ऐसे कहते हैं कि गट बाहर आ गई है, आपकी इंटेस्टाइन है वो बाहर आ गई है। तो आपको मैनेजमेंट, इसका भी मैनेजमेंट लिख लेते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो अब एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गया, वो इस बार बता देता हूँ कि देखो आपको मिले ना, तो आप एक पॉइंट और याद रखना। ऐसे कहा जाता है कि जब आप जो सोक लगाते हो, जो आप गोज पीस लगाते हो, आप उसको एनएस में, एनएस से सोक करके लगाते हो, तो एनएस से जब आप सोक कर रहे हो ना, तो बिल्कुल ठंडी एनएस भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चिल्ड एनएस नहीं होनी चाहिए। यदि बहुत ज्यादा चिल्ड एनएस हुई तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है। इसलिए जो एनएस हो ना, वो हो सके तो आप वार्म सलाइन वाला यूज करो, वार्म सलाइन एनएस यूज करनी है। ज्यादातर आपको जो पता है ना, ओटी में जो वाटर यूज करते हैं, जो मेजर सर्जरी होती है, अंदर के ऑर्गन की सर्जरी होती है, उसमें वार्म सलाइन ही यूज करते हैं, ज्यादा चिल्ड वाटर नहीं लेते। चिल्ड वाटर होगा तो पेशेंट है वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। इसलिए ये पॉइंट लिख लेना आपकी बार कि कवर वुंड साइट। वुंड साइट तो मत लिखो, अब तो इंटरनल ऑर्गन को ही कवर करना है ना। कवर इंटरनल ऑर्गन विद स्ट्राइल गोज पीस, गोज पीस जो सोक्ड विद वार्म स्टेराइल सलाइन, जो वार्म स्टेराइल सलाइन है उससे क्या हो, शॉक हो। दूसरा, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी फाउलर पोजीशन अपन पेशेंट को देने वाले हैं, ताकि जो उसका इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं कम करना है। मतलब कि आपको कोई भी ऐसी पोजीशन देनी है जिससे कि क्या हो, वहां पे प्रेशर कम पड़े। और लास्ट जो सर्जन आएगा, सर्जन आके उसकी क्या करेगा, रीसूचरिंग करेगा। सर्जन आएगा और उस ऑर्गन को दोबारा अंदर करेगा, रीसूचरिंग करेगा, एंड उस ऑर्गन को अगेन क्या करेगा, अंदर डाल देगा, उनको प्रोट्रूज कर देगा। मतलब जो प्रोट्रूज ऑर्गन है उसको दोबारा क्या कर देगा, अपनी पोजीशन पे लोकेट कर देगा। लोकेट, लोकेट इंटरनल ऑर्गन टू ओरिजिनल पोजीशन। वो जो इंटरनल ऑर्गन है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में क्या कर देगा, लोकेट कर देगा, वहां पे उसको सेट कर देगा। ठीक है, सर्जन आके, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, यदि आपने ये सब नहीं करा तो क्या क्या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है इसको भी देख लो। यदि मैंने बताया कि ऑर्गन है उसमें क्या हो सकता है, एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत खतरनाक वाला इन्फेक्शन हो सकता है कि आपकी एनवायरमेंट के कांटेक्ट में इंटरनल ऑर्गन आ रहा है, स्किन का बैरियर नहीं है, तो वहां पे आपको एक तो क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन हो सकता है, खतरनाक वाला इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, वहां पे इन्फेक्शन हुआ है तो जब इंटरनल ऑर्गन का इन्फेक्शन हुआ है तो डायरेक्ट इनके ब्लड के कांटेक्ट में पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है, और जो वो ऑर्गन है उसका क्या हो सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है। तो ये भी अपन ने पढ़ा कि उस ऑर्गन का नेक्रोसिस भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वो सेप्सिस में जा सकता है पेशेंट। क्लियर, तो ये सब अपन ने कॉम्प्लिकेशन इसके पढ़े। आपको मैं एक कॉम्प्लिकेशन और बताता हूँ, जो वुंड हीलिंग का कॉम्प्लिकेशन होता है उसको और अपन पढ़ते हैं। एक मिनट, एक अपन वुंड हीलिंग का कॉम्प्लिकेशन और पढ़ते हैं, और आप हेडिंग डालो, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। चार तो हुए, चौथा डालो, फिफ्थ डालो, सॉरी ना, आपको शायद मैंने शुरू में ही लिखवाया भी नहीं था। फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन डालो, हाइपरट्रॉफिक स्कार वर्सेस कीलोइड। ये समझो, और इसको समझाता हूं मैं पहले आपको ना, एक इमेज भी दिखाऊंगा, हाइपरट्रॉफिक स्कार क्या होता है, कीलोइड क्या होता है, इसको इमेज के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको जब बताया था कि वुंड हीलिंग की मैं स्टेज बता रहा था, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है कि हीमोस्टेसिस होता है, वैस्कुलर फेज आता है, उसके बाद में उसमें इन्फ्लामेशन आता है, जो कचरा है उसको साफ होता है, 4-5 दिन तक इन्फ्लामेशन आता है। फिर उसके बाद में उसमें ग्रेनुलेशन फेज आता है, प्रोलिफरेशन फेज आता है, कि जो घाव है वो अंदर से ऊपर तक बढ़ता है। उसमें सबसे पहले 3 प्रोसेस होते हैं, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, फाइब्रोब्लास्ट सेल आके उनमें कोलिजन करती है, और दूसरा उसमें एंडोथेलियल सेल आएगी और उसमें क्या बनाएगी, वेसल्स बनाएगी, जिसको एंजियोजेनेसिस बोला। और तीसरा क्या होगा, उसमें एपिथेलियल सेल आएगी और उसके ऊपर क्या बनाती है, स्किन बनाती है। और 21 दिन के बाद में, 2-3 वीक के बाद में ये प्रोसेस क्या होता है, खत्म हो जाता है। और आपके, मैंने बताया कि फिर रीमॉडलिंग चलती रहती है 2 साल तक। 2 साल तक रिमॉडलिंग चलती है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते रहते हैं, एपिथेलाइजेशन होता रहता है उसका। और आपको एंड में देखने को मिलता है कि उस पर, मैंने बताया कि स्कार बन जाता है। और जो स्कार बनता है वो फॉल्स स्किन होती है, नॉर्मल स्किन नहीं होती, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नर्व सेंसेशन नहीं होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल स्कार बनता है। ठीक है, लेकिन यदि जो ये स्कार बना है वो नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल बन जाए, तो उसमें आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलोइड आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, हाइपरट्रॉफिक स्कार देखने को मिलता है और कीलोइड है, ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब क्या होते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार, क्या होता है कीलोइड, इसको अपन समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, है ना। मैं आपको इमेज की हेल्प से आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है, इमेज की हेल्प से अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो अपन एक इमेज से इसको देखते हैं अपन। देखो, नॉर्मल स्कार होता है, बिल्कुल सिंपल स्कार आता है, उसको नॉर्मल स्कार बोलते हैं। सॉरी, टेक्निकल इश्यू आ गया था। मैं आपको बता रहा था कि जो नॉर्मल स्कार आता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, वो उबड़ खाबड़ नहीं होता। लेकिन यदि आपका स्कार कुछ इस टाइप का आ गया, ठीक है, इस टाइप का यदि आपका स्कार देखने को मिलता है, ठीक है, क्लास ठीक चल रही है ना, इस टाइप का आपको स्कार देखने को मिलता है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार। ठीक है, नॉर्मल स्कार आपकी लिमिट में रहता है, बिल्कुल प्लेन होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता। लेकिन स्कार आपका ओवर ग्रोथ कर जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कोलेजन टिश्यू बहुत ज्यादा फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार। लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार में आप ध्यान से देखो, एक चीज देखने को मिल रही है कि जो आपका ये वुंड था ना, उस वुंड से बाहर नहीं जा रहा आपका। जो ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका स्टिच था, जो आपका नेचुरल घाव था, वो इतना था। तो ये उस घाव से बाहर नहीं जा रहा, कोलेजन टिश्यू है वो उसके अंदर ही है, लेकिन उसने ग्रोथ थोड़ी ज्यादा कर दी। नॉर्मल स्कार में जो ग्रोथ होती है उससे थोड़े ज्यादा कोलेजन टिश्यू बन जाते हैं, लेकिन विद इन बाउंड्री, जो वुंड की बाउंड्री है उसके अंदर ही बनते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं। लेकिन यदि ये स्कार जो कोलेजन टिश्यू होते हैं वो आपके वुंड साइट होते हैं, वुंड साइट देखो ये यहाँ पे इतनी सी थी, सॉरी इतनी नहीं थी, वुंड साइट आप देख रहे हो, तो ये इंसिजन था, यहाँ पे इंसिजन टाके थे वो ये थे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो वो एरिया कितना कोलेजन टिश्यू है, वो आसपास के एरिया को भी, मतलब कि जो आपके ओरिजिनल वुंड साइट थी उससे भी बाहर जाके, उसकी बाउंड्री से भी बाहर जाके सिंथेसिस हो रहे हैं। जो फॉल्स स्किन जो स्कार है, वो ओरिजिनल वुंड साइट है, बाउंड्री उससे बाहर जाके एक्सपल आउट हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कीलोइड बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं कीलोइड। तो अपन देखें कि दो कॉम्प्लिकेशन, जो नॉर्मल स्कार बनता है, नॉर्मल कोलिजन ग्रोथ होते हैं, नॉर्मल प्लेन स्कार बन जाता है। लेकिन यदि आपके जो कोलिजन की ग्रोथ है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो हाइपरट्रॉफिक स्कार बोलते हैं। लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार होते हैं वो उस ओरिजिनल बाउंड्री के अंदर ही होते हैं। लेकिन यदि कोलिजन सिंथेसिस बाउंड्री के बाहर होने लगते हैं, वुंड की बाउंड्री के बाहर होने लगते हैं, तो उसको पर क्या बोलते हैं, कीलोइड होते हैं। और कीलोइड थोड़े खतरनाक होते हैं। सपोज करो मेरे ये घाव बन रहा है, ये कीलोइड है, यहाँ पे थोड़ा सा फुंसी हुआ था, मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, उसका वुंड है ना, ये कीलोइड है। अब ये ठीक ही नहीं होता, मैंने 1-2 बार इसका प्लास्टिक सर्जिकल एक्सीजन भी कराया था, लेकिन सर्जिकल एक्सीजन के बाद भी दोबारा ग्रोथ कर जाता है। यदि आपने ठीक भी करा दिया तो इसकी रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये नॉर्मली ठीक नहीं होता। जबकि आपका हाइपरट्रॉफिक स्कार है, कुछ स्टेरॉइड थेरेपी से, प्रेशर बैंडेज से वो फिर भी ठीक हो जाता है। लेकिन कीलोइड होता है वो खतरनाक होता है, वो नॉर्मली ठीक नहीं होता। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इसको अपन एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस होते हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनको अपन लिखते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार। ये अंतर पूछा जाता है, नॉर्मली इन दोनों का अंतर पूछा जाता है। एक तरफ तो अपन लिखते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कार, ठीक है, और एक तरफ अपन लिख लेते हैं कीलोइड, कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, समझना आप, है ना। मैं 1 बाय 1 करके दोनों में अंतर डिफरेंस है वो आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहला डिफरेंस अपन देखते हैं कि जो कोलेजन का सिंथेसिस हुआ है वो विद इन बाउंड्री होता है। जो आपके हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है उसमें विद इन बाउंड्री, जो आपके मेरे यहाँ पे कट लगा है, सपोज करो ये मेरे एक टाका लगा है, ठीक है, तो जो कोलेजन का सिंथेसिस है, जो आपके बनेगी, आपके जो स्कार बनेगा वो इसी बाउंड्री के अंदर बनेगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार। तो लिखो एक्सेस कोलेजन। देखो कोलेजन है वो एक्सेस तो बनता है, दोनों केस में कोलेजन है वो नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा बनता है। तो अपन कहते हैं जो एक्सेस कोलेजन सिंथेसिस होता है या फॉर्म होता है, सिंथेसिस विद इन नॉर्मल, अच्छा अच्छा, विद इन नॉर्मल
बाउंड्री ऑफ वुंड, जो वुंड की नॉर्मल बाउंड्री होती है उसी के अंदर बनता है। जबकि इसमें यदि अपन इसके अंदर देखते हैं तो इसमें लिख सकते हैं कि जो एक्सिस कोलिजन का जो सिंथेसिस हुआ है, एक्सिस कोलिजन सिंथेसिस, सिंथेसिस बियॉन्ड या उससे बाहर बोल सकते हैं, बियॉन्ड या आउटर ओरिजिनल वुंड बाउंड्री, जो ओरिजिनल वुंड बाउंड्री है उससे भी बाहर जाकर उस कोलिजन का सिंथेसिस होता है किलोइड में। ठीक है, क्लियर, पहला अंतर समझ में आया। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया कि जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो फिर भी ठीक हो जाता है, ठीक है, किलोइड ठीक नहीं होता। ठीक है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि इसकी रिकरेंस रेट होती है वो क्या होती है, मतलब आपने क्या करा, सर्जरी कराई, हाइपरट्रॉफिक स्कार है, कई लोग होते हैं, जैसे मुझे ये बहुत भद्दा लगता है, बहुत अटपटा लगता है, तो मैं इसकी सर्जरी कराने की कोशिश करता हूँ। यदि ये हाइपरट्रॉफिक स्कार होता, मैं इसको सर्जरी करवा के निकलवा देता, तो इसके दोबारा होने के चांस बहुत कम है, हालांकि हाइपरट्रॉफिक स्कार की रिकरेंस रेट बहुत कम होती है। लेकिन किलोइड है, उसको मैंने एक बार निकलवा दिया, मैं घर गया, ठीक हो गया, 2-3 महीने खुश रहा, फिर दोबारा ये बन गया, फिर मैंने निकलवाया, फिर 2-3 महीने खुश रहा, फिर दोबारा ये बन गया, मतलब कि इसकी रिकरेंस रेट, दोबारा आने की रेट ज्यादा होती है, मतलब इसकी लो रिकरेंस रेट आफ्टर सर्जिकल एक्सीजन। सर्जिकल एक्सीजन के बाद में, एक्सीजन के बाद में इसकी रिकरेंस रेट क्या होती है, बहुत कम होती है, लो होती है, या बिल्कुल नहीं होती है ना, क्योंकि इसकी हाई रिकरेंस रेट होती है। इसकी जो रिकरेंस रेट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। हाई रिकरेंस रेट आपको देखने को मिलेगी आफ्टर सर्जिकल एक्सीजन। सर्जिकल एक्सीजन के बाद में इसकी जो रिकरेंस रेट है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब ये ठीक नहीं होता है। क्लियर बात, ये आपको ठीक नहीं होने को मिलेगा। और क्या क्या अपन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगला आपको मैं बताता हूं कि देखो, आपके किसी बंदे के हाइपरट्रॉफिक स्कार हुआ, सपोज ये ही है, इसी का एग्जांपल बता देता हूं, ये हाइपरट्रॉफिक स्कार होता, तो 1 साल बाद ये हल्का पड़ जाता, 2 साल बाद ये और हल्का पड़ जाता, 3, 4, 5 साल बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता, मतलब कि ये एज के साथ ठीक होता जाता है, रिग्रेस विद द एज या रिग्रेस विद ड्यूरेशन या टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन किलोइड होता है ना, वो उल्टा है, वो एज के साथ बढ़ता जाएगा, या कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, वो ताउम्र बना रहेगा, वो डीप हो गया, बहुत ज्यादा कोलेजन बन गया उसमें, तो वो एज के साथ बढ़ता ही जाएगा, या वो ही नॉर्मल रहेगा, लेकिन कम नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो वुंड में जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो रिग्रेस विद द एज, हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो रिग्रेस विद ड्यूरेशन या एज। ठीक है, जबकि आपका जो किलोइड होता है वो नॉट रिग्रेस विद या डज नॉट रिग्रेस विद एज। अपन लिख सकते हैं डजंट रिग्रेस विद ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन के साथ रिग्रेस नहीं होता है। ठीक है, कम नहीं होगा ड्यूरेशन के साथ, इतना आपको समझ में आया अब तक का। ठीक है, उसके बाद में अपन एक पॉइंट और पढ़ते हैं इसके लिए, कि जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है वो सर्जरी के जल्दी ही अपेयर हो जाता है, मतलब हाइपरट्रॉफिक स्कार किसी को देखना होगा तो जो वुंड है या जहां पे सर्जरी हुई है उसके 4-5 दिन बाद ही वहां पे हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाएगा। ठीक है, या कुछ वीक बाद आपको हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाएगा, लेकिन जो किलोइड बनता है ना वो महीनों बाद बनता है, वो ताउम्र के लिए बनता है ना। तो अपन कह सकते हैं ये अपेयर अपेयर आफ्टर अपेयर, यहाँ पर लिखता अपेयर सून आफ्टर वुंड या इंजरी, अपेयर सून आफ्टर इंजरी, ये इंजरी के बाद में जल्दी ही अपेयर हो जाता है, मतलब कि कुछ वीक्स में अपेयर हो जाता है। जबकि अपन इसको लिख सकते हैं अपेयर अपेयर लॉन्ग पीरियड आफ्टर इंजरी, लॉन्ग पीरियड आफ्टर इंजरी, ये इंजरी के काफी टाइम बाद होता है, मतलब कि कुछ मंथ के बाद में ये अपेयर होगा। क्लियर, इसको अपेयर होने में कुछ मंथ लग जाते हैं, जबकि आपका हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो कुछ वीक में ही अपेयर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात मैंने आपको बताई थी वो कि हाइपरट्रॉफिक स्कार है उसका ट्रीटमेंट यदि अपन करते हैं तो फिर भी हो जाता है ना, लेकिन किलोइड का ट्रीटमेंट नहीं होता है। मतलब आप डर्मा को दिखाने गए, आपको डर्मा वाले ने बोल दिया कि हाइपरट्रॉफिक स्कार तो मैं फिर भी इलाज कर दूंगी, लेकिन किलोइड है तो मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डर्मा में ज्यादा फीमेल डॉक्टर होती हैं, तो वो फिर भी इसका इलाज नहीं कर पाएंगे किलोइड का, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि वेल रेस्पॉन्स विद ट्रीटमेंट, हाइपरट्रॉफिक स्कार है उसका वेल रेस्पॉन्स
विद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के साथ इसका रेस्पॉन्स है फिर भी बढ़िया है, जबकि किलोइड का रेस्पॉन्स होता है वो पुअर रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट के साथ जो रेस्पॉन्स होता है वो बहुत पुअर होता है, इसका ट्रीट नहीं होता। लेकिन क्या क्या ट्रीट करने की, ट्रीटमेंट की क्या क्या मॉडिलिटी है, इसके ट्रीटमेंट की क्या क्या मॉडिलिटी है वो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट करे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, क्योंकि ये देखो कहीं ना कहीं आपके जो स्कार बन जाता है, तो जीवन देखो आपके फेस पे बन गया तो बहुत लाइफ टाइम को बहुत भद्दा लगता है, आपकी ब्यूटी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, और ब्यूटी के लिए तो लोग कितने पागल है आप सब जानते हो। ठीक है, तो ये आपकी ब्यूटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, तो लोग डर्मा के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, काफी वरी रहते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या ट्रीटमेंट मोडिलिटी है तो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले एक तो होता है कि इस पे प्रेशर बैंडेज आती है, कुछ आपके प्रेशर थेरेपी होती है कि इस पे बहुत हैवी प्रेशर लगाया जाता है। एक मिनट को, इस पे प्रेशर थेरेपी होती है, कोई हैवी जो प्रेशर बैंडेज होती है उसको लगा देते हैं, उससे भी कई बार 5-7 दिन तक उस पे प्रेशर लगा के रखते हैं उस स्कार पे, तो वो स्कार ठीक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर थेरेपी। बाकी आप सब जानते हो कि डॉक्टर को आप स्कार दिखाने जाते हो तो सबसे पहले वो क्या लगाता है, स्टेरॉइड देता है कि आप बैठना बैठ क्रीम आती है उसको बीटा मिथासोन को इस पे लगा दो, वो आप कहीं ना कहीं वो इस स्कार को कम कर देगी। ठीक है, बीटा मिथासोन ये क्रीम देते हैं, स्टेरॉइड टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं, वो ठीक देते हैं। यदि उससे भी नहीं होता तो डायरेक्ट आजकल कुछ इंजेक्शन आने लगे है ना, ट्राइकोमोसलोन के इंजेक्शन आते हैं, वो डायरेक्ट इस इंजेक्शन आते हैं उसको स्कार पे लगाते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं आपको ये प्रेशर मतलब कि स्कार में रिलीफ देखने को मिलता है। तो अपन कह सकते हैं स्टेरॉइड थेरेपी भी लोग आजकल इस पे यूज लेते हैं। कॉमनली जो ऑइंटमेंट तो लगाते ही हैं, लेकिन और जो ज्यादा हीरोइन होते हैं, एक्टर होते हैं, वो इंजेक्शन भी स्टेरॉइड के टॉपिकल इंजेक्शन भी लगवाते हैं। ठीक है, साथ में आपको काफी क्रीम आती है, सिलिकॉन जेल का यूज करते हैं, जो आपकी की आती है किलोइड स्टार क्रीम आती है, काफी क्रीम आती है जो सिलिकॉन वाली क्रीम आती है, उस क्रीम को लगाने से भी आपके किलोइड धब्बे जो है वो गायब हो जाते हैं, धब्बे स्कार के, जो स्कार फ्री नाम करके क्रीम आती थी, तो ये सारी स्टेरॉइड क्रीम आती है, उसमें काफी सारे सिलिकॉन मिले आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्कार को वो भी क्या करती है, कम करती है। अल्टीमेट लेजर थेरेपी तो चलती है, एक लेजर थेरेपी लोग कराते हैं, इस स्कार को खत्म करने के लिए लेजर थेरेपी भी कराते हैं, काफी बॉडी बिल्डर में देखा हो कि बॉडी पे निशान हो जाते हैं तो वो लेजर थेरेपी कराते हैं, और लेजर थेरेपी के काफी सारे नुकसान भी होते हैं, तो ये सब होता है। और लास्ट सर्जिकल एक्सीजन तो होता ही है कि जो स्कार है उसको सर्जिकल एक्सरसाइज कर देते हैं तो सर्जिकल एक्सीजन होता है। तो इस तरीके से अपन ने हाइपरट्रॉफिक स्कार और कीलोइड को देखा। नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि जो वुंड हीलिंग होता है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, तो आपको ये 5 कॉम्प्लिकेशन देखने हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने गोज पीस वाला डेहिसेंस एविसरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक कीलोइड और जो आपका हाइपरट्रॉफिक स्कारोकीलोइड है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई तो ये क्लास 2 पार्टों में क्रिएट हो गई है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू बीच में क्लास अटक गई थी। ठीक है, अब तो ठीक चल रही है क्लास। ठीक है, तो आप रेगुलर इस क्लास को लो, पढ़ो, पेशेंस रख के क्लास को पढ़ते जाओ। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं, तो आप इस कंटेंट की कदर करो। जब हमारे टाइम पे पढ़ते थे, हमको ये सब टॉपिक बुक्स से पढ़ने पड़ते थे, और आप समझ लो बुक से पढ़ने के बाद भी इतने कोई समझाता नहीं है ना, कोई एक्सपीरियंसफुल आदमी आके इनको समझाता नहीं है, तो आपको समझ में भी नहीं आते। आप समझ भी लेते हो तो आप 50% ही उस बुक से रिसीव कर पाते हो, है ना। तो बहुत मेहनत करते थे, आपको तो बिल्कुल हलवा मिल रहा है, बना बनाया हलवा मिल रहा है, कंटेंट है। आप रजाई के अंदर बैठ के, कंबल के अंदर बैठ के, ब्लैंकेट के अंदर बैठ के फोन भी देख रहे हो, है ना, और आप क्लास ले रहे हो और थ्योरी को पढ़ रहे हो, तो भी आपका तो काफी ये सपोर्ट मिलता है। नहीं, हमको भाई पेन कॉपी से बुक से पढ़ना पड़ता है, तब जाके कुछ होता था। ठीक है, तो थैंक यू, पढ़ते रहो, रेगुलर क्लास लेते रहो। ओके, थैंक यू।